तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में बिहार सचिवालय के टेस्ट सीट 2 बना रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का है। और उसके पहले एक टेस्ट सीरीज बनाए हैं, उसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज है, तो उसमें उसको देखिएगा। अब क्लास में आगे चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज 2 में क्वेश्चन क्या क्या है जो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका होगा 1 लेक संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? तो सुविख्यात कौन थे? तो इसका होगा एम एस शिवालक्ष्मी। तो एम एस शिवालक्ष्मी क्या थे? वह वाद्य संगीत में निपुण थे। भारत की प्रथम महिला एम एस शिवालक्ष्मी थी, जो कि अपनी कला में प्रदर्शन की थी। और महात्मा गांधी क्या थे? इसके प्रशंसक भी थे। किसके? शिवालक्ष्मी के। और भारत सरकार ने 1998 में एम एस शिवालक्ष्मी को क्या दिया? भारत रत्न भी दिया। भारत रत्न भी एम एस शिवालक्ष्मी का 1998 में दिया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर जानते होंगे तो बताइए। तो इसका होगा कौन? तो इसका होगा बी, मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को 2 बार मिला। तो 2 बार पुरस्कार कब कब मिला? तो 1903 में और 1911 में। तो 1903 में जो पुरस्कार मिला, उस समय मैडम क्यूरी और उनका पति कौन थे? प्यूरे क्यूरी, दोनों को भौतिक के क्षेत्र में मिला। और 1911 में मैडम क्यूरी को जो नोबेल पुरस्कार मिला, वो रसायन के क्षेत्र में, जो कि रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए मिला 1911 में। और मैडम क्यूरी की बेटी और दामाद को भी क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो इसका होगा सरोजनी नायडू ने। 1 के 4 सरोजनी नायडू, जो कि महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा और आंदोलन हुआ? धरासना के स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। धरासना जो स्थान था, वहां केंद्र बिंदु था। उसके बाद है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका होगा भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। कौन सा पर्दा? यवनिका पर्दा का शुरुआत यूनानियों ने किया। और भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद जाना जाना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 6 में, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ए सितांशु यश चंद्र, या अकिथम अच्युतय नबूदिरी, या पकाकी ओट्टिलगिलिते, या दामोदर मौजो। तो कौन सा होगा? तो इसका होगा दामोदर मौजो। आगे आते हैं 7 नंबर में। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ए में है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन सा लिया गया? तो एक समवर्ती सूची लिया गया और संयुक्त अधिवेशन, ये हो गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? अमेरिका से हो गया मूल अधिकार लिया गया, और लिया गया संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय अपराध, ये सब अमेरिका से लिया गया। और ब्रिटेन से भी 2 चीज लिया गया। तो ब्रिटेन से विधि का शासन और एकल नागरिकता। इस बार ये समझ कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है, संविधान के 108वें अनुच्छेद में। अब आगे आते हैं 8 नंबर में। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, कौन सा है? तो भारत में कौन सा कॉफी उगाया जाता है? तो 18 का
अरेबिका जो कि सी में है, अरेबिका कॉफी भारत में उगाया जाता है। अधिकतम कॉफी उगाने वाला है जो कि भारत में अरेबिका। और कॉफी भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है, तो कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न किया जाता है। और भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस की कहाँ मिलती है, तो दार्जिलिंग में मिलती है। और ब्राजील है जो विश्व में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद है 9 नंबर, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो कौन सी योजना के अंतर्गत कृषि नीति जो बनाया जो हरित क्रांति को जन्म दिया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना किसमें है, 4 नंबर में तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक था, तो 1961 से 1966 के बीच था। इस समय भारत चीन और पाकिस्तान के बाद से युद्ध लड़ा, इसके चलते भारी सूखा और अकाल का समय हो गया इस समय। इसके बाद आते हैं 10 में, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का लक्ष्य का क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में अवमूल्यन कितना बार हुआ था, 3 बार हुआ, 1949 में, 1966 में और 1991 में। और 1991 में 2 बार अवमूल्यन हुआ, लेकिन गणना क्या किया जाता है, 1 बार। और चीन तो बहुत बार अब मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है। अब आते हैं 11 नंबर में, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता में कमी के कारण ही संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। और कृषि में क्या है, तो कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी होता है। कृषि में जो होता है वह छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी होते हैं। अब भारत में अधिकतर बेरोजगारी शहरी शहरी क्षेत्र में कैसा है, तो शिक्षित बेरोजगारी भारत में। अब भारत का लगभग आधा श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से ही आता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, या एक राज्यों का संघ, या भारतवर्ष एक महासंघ। तो 12 कौन होगा, एक राज्यों का संघ। एक राज्यों का संघ भारतीय संविधान को में कहा गया है। यह कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत में एक राज्य का संघ हो, राज्य का प्रक्षेप। और भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच क्या है, नागरिकता से संबंधित है। अब भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता, जो कहाँ से लिया गया, पिछले में पढ़े थे तो उसमें है ब्रिटेन से लिया गया। पिछले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे। अब है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक और राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो वो होगा 14 दिन के। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक और धन विधेयक है जो राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर स्वीकृत नहीं दे, तो दोनों विधेयक में पारित मान लिया जाता है। और धन विधेयक सर्वप्रथम किसमें, तो लोकसभा में लाया जाता है। और धन विधेयक किसके द्वारा, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना डी बिस्मार्क से किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। और बिस्मार्क जो है कि जर्मनी के एकीकरण में वो एक महान राजनीतिक थे। बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे महान राजनीतिक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था और देशी राज्यों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद है 15 में, नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव पुस्तक के लेखक कौन है। ये डॉक्टर
अभिजीत मुखर्जी, या बी सोमेन मित्रा, या सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे, या निखित बनर्जी। तो 15 का कौन सा होगा? तो 15 का होगा सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे। अब आते हैं 16 में। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, मतलब बी में है उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। अब है 17 नंबर में। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, कौन जारी करता है? तो ये होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा? तो उच्चतम द्वारा। अब मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य प्रयोजन का भी अनुच्छेद कितना 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के लिए भाग 3 तक ही सीमित है। अर्थात मौलिक अधिकार हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अब आते हैं 18 नंबर में। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस तथा नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए में 13 अगस्त, बी 16 अगस्त, सी 18 अगस्त, या डी 20 अगस्त। तो अक्षय ऊर्जा 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब आते हैं गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका होगा बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, जो कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। कौन से महीने? अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा को आजमाए, वही अस्त्र या शस्त्र जो कहता है उसको भारत में पहला प्रयोग चंपारण आंदोलन में ही किया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। और गांधी जी 1897 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और 1915 में भारत वापस लौट आए गांधी जी। उसके बाद 20 में। निम्नलिखित में से किस देश में तकला-माकन मरुस्थल स्थित है? तो तकला-माकन मरुस्थल किस देश में है? तो ये होगा बी चीन में। तकला-माकन मरुस्थल चीन के कौन से सियांग प्रांत में स्थित है। और गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। मंगोलिया में कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद आते हैं 21 में। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफिक बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। और मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र की विस्तृत अध्ययन के बारे में जानकारी देता है। तो आते हैं 22 नंबर में। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है। जब वस्तु खरीदते हैं, वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति लाभदायक हो सकते हैं और अधिक होना क्या है? खतरनाक भी हो सकता है। एक सीमा तक मुद्रास्फीति लाभदायक हो सकता है, लेकिन अधिक होने पर भी खतरनाक होगा। और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता को कम करना होगा। आरबीआई के मौद्रिक नीति में साख संकुचित किया जाता है और मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति का अभाव होना। इसके बाद 23 नंबर में। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो ए सी में है सदस्य राष्ट्र के सहयोग से आईएमएफ की पूंजी बनती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? तो 1984 के कहाँ? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी में लाया गया था। इसमें कितना देश शामिल हुए थे? आईएमएफ में 190 देश शामिल हैं। और
आईएमएफ का नवीनतम सदस्य अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसका नवीनतम सदस्य बना। भारत विश्व के बैंक सदस्य देश है। भारत विश्व बैंक का भी सदस्य देश है और आईएमएफ विश्व बैंक का सहयोगी संगठन है। वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। आईएमएफ के वर्तमान में प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है ये देहरादून में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और कृषि विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में किसके? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अब भारत जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? लगभग 19.9%, जो कि 2021 में था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसमें चीज है कि याद करने वाला चीज है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो नई दिल्ली में। इसको बार बार रटिए, बार बार देखिए तो याद होगा। अब है 25 में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 25 में कौन सा होगा? तो 25 का होगा तापीय। बी में है तापीय बिजली। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत के कुल बिजली में लगभग कितना? 67% बिजली जो कि है तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। अब भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त भी किया जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है, सबसे खराब कोयला पीट कोयला है। अब आते हैं 26 में। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जब माउंटबेटन योजना की स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेवी कृपलानी थे उस समय। 1947 में जब भारत स्वतंत्र प्राप्त किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। और 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था 1948 ईस्वी में। अब भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जो कौन से पार्टी का था? लेबर पार्टी के था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब आते हैं 27 में। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष। और राज्यसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। ग्राम पंचायत में चुनाव में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष। और जैसे में राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना होगा? 35 वर्ष। और विधानसभा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो 25 वर्ष किसका किसका हो गया? लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवार के 25 वर्ष, राज्यसभा विधानसभा के 30 वर्ष, ग्राम पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार का 21 वर्ष और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष। तो ये सब क्वेश्चन है, बार बार आता है, हर एग्जाम में ही आता है। यह विचार 28 में क्या है? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? यह किसने कहा? तो डी में है महात्मा गांधी ने। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य है? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। उसके बाद आते हैं 19 में। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? यह किसने बोला था? ये भी बोला था महात्मा गांधी ने ही। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह कथन गांधी जी ने कहा। और गांधी जी ने और क्या कहा? मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। गांधी जी का अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव के और ईश्वर के लिए अपराध होता है। अब आते हैं 30 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? कौन सा संशोधन अधिनियम?
तो इसका होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1976 में क्या हुआ? भारतीय संविधान को देश का में परिवर्तन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में कौन क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार का संशोधन का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। उसके बाद 31 में संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए? तो इसमें होगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन? पहला है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत में कौन कौन से 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सत्र में विधेयक जो पारित किया जाता है उस पर किसका? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर विधेयक पर कर देते हैं, वह अधिनियम बन जाता है। और भारत में संसदीय कौन सा प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली का जनक कौन है? तो ब्रिटेन है। इसके बाद है 32 नंबर में एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। कौन सा है? तो एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन जो कि डी में है। हिंदू, बौद्ध और शैलकृत का मंदिर एलोरा की गुफाओं में है। एलोरा के बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एलोरा का जो कैलाश का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट का जो शासक था। राष्ट्रकूट का शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। और कांची के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और एलिफेंटा का जो गुफा था किसने? राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। और एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्ति है वह क्या? बहुत प्रसिद्ध है। और थोड़ा सा और इसका जानकारी कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग कितना? 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में क्या है? एलोरा की शैलकृत गुफा मंदिर जो कि सबसे प्रसिद्ध है। और इन शैलकृत गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं और 30 से लेकर 34 तक जैन की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफा में 10 है जो चैत्यगृह है। चैत्यगृह क्या होता है? एक गृह बनाया रहता है, उसके अंदर अथी 10 चैत्यगृह। उसके बाद है 33 नंबर अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था क्या? ये 33 का कौन सा होगा? 33 का आप लोग बताइएगा। अखबार के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। सी होगा। अकबर के दरबार में रहने वाला तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन स्वामी किसके? हरिदास के शिष्य थे। तानसेन थे जो कि स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और स्वामी हरिदास कृष्णा पासक साखी भाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब 34 में देखते हैं किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो होगा ए नंबर में 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के तहत। उसके बाद है 35 में महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो किसके द्वारा है? तो पल्लवों के द्वारा। ये में है पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम के 7 पैगोडा संबंधित है, कला से संबंधित है। भारत में दक्षिण में पल्लव वंश में कला और साहित्य की संरक्षण प्रदान करता था, जिसमें नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है। और नरसिंहवर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के महान शासकों में से एक थे। और चालुक्य वंश के महानतम शासक कौन थे?
पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। चालुक्य वंश के जो महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। महामल्ल की उपाधि भी नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये था इसका थोड़ा जानकारी। अब आते हैं 1836 में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 36 का होगा कौन? 36 का होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि बी में है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था। और भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत कैनिंग के समय आया था। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1861। और 1857 जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह हुआ, जिसमें भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा के जगदीशपुर से जमींदार थे, उसने भी भाग लिया। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पामर्स्टन थे। और 1857 के समय विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी की संज्ञा किसने दी? बीडी सावरकर ने दी थी। और मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह की पहली गोली कब चलाई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चलाई थी। उसके बाद आते हैं 37 में। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो जिनका जन्म कपिलावस्तु में हुआ, लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक कुल में कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सुधोधन, जो कि शाकगण के क्या थे? मुखिया थे। इनका माता महामाया, जो कोलिय वंश की थी। और बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह जो या प्रतीक उसको बोलता है वो है। तो जन्म के समय जब उनका जन्म हुआ तो उस समय चिन्ह या प्रतीक कौन था? कमल या साढ़। जन्म के समय कमल या साढ़। और गृह त्याग के समय क्या था? घोड़ा। घोड़ा पे जा चल गए गृह त्याग करने के लिए। और ज्ञान जब मिला तो पीपल के वृक्ष के समय, पीपल के, तो ज्ञान मिला किस? हाँ, पीपल के, तो वही प्रतीक हुआ पीपल। निर्वाण, निर्वाण हो गया पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह। और मृत्यु स्तूप, तो वही मृत्यु हो गया स्तूप। तो स्तूप जो है शैल चित्र, जो पिछला क्वेश्चन में था शैल चैत्य, उसमें बनाया गया था स्तूप। और उसी को एक गुफा में बनाया गया था, इसीलिए उसको शैल चित्र भी कहा जाता था। अब आते हैं 38 में। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? किसको नहीं मिलेगी? डी, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। श्रीनगर कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो झेलम नदी पर अवस्थित है। और कल्हन के अनुसार कश्मीर श्रीनगर ने अशोक ने बसाया था। कल्हन के अनुसार कश्मीर को अशोक ने बसाया था। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर। अब आते हैं 39 में। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? किस दशक में? तो 1911-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। 1911-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर। और भारत में जनगणना सर्वप्रथम किसके? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। कब? 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अब भारत में सबसे अधिक आबादी, भारत से सबसे अधिक आबादी चीन का है। अब कुछ दिन बाद भारत हो जाएगा। अब भारत की आबादी 227 से चीन से अधिक हो जाएगी। चलिए, यही है कि 227 के बाद भारत की आबादी चीन से अधिक हो जाएगी। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो जो कि जल है, सी में है, अजैव और नवी जल संसाधन अजैव और नवीकरणीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे, तो 3 क्वेश्चन पहले, तो उसमें था तापीय ऊर्जा। और भारत में तापीय ऊर्जा में कोयला का विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। भारत में विश्व 20 तक 20,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अब तो पार हो गया। विश्व में लगभग 71% भाग पर जैव फैला हुआ, इसीलिए विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नगर राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं आता है? तो डी, मथुरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, मथुरा। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत, खुर्जा, रोहतक आते हैं और मथुरा नहीं आते। पानीपत, रोहतक और खुर्जा जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं और मथुरा जो नहीं आता है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुल 24 जिले मिलकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन करते हैं, जिसमें हरियाणा से 14, राजस्थान से 2 और उत्तर प्रदेश के 8 जिला शामिल है। अब आते हैं अगला, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा। गोदावरी के बारे में या उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण मतलब नीचे नॉर्थ हो गया, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को। और श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी है जो दक्षिण भारत की क्या सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो गंगा है, जो भारत में बहता है। और गंगा नदी कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। उसके बाद है 43 में, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा, जो कि डी नंबर में है। तंजानिया की राजधानी कहाँ? डोडोमा। केन्या की राजधानी? केन्या के नैरोबी। उगांडा की राजधानी कंपाला और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और अफ्रीकी महादेश के प्रमुख देश की राजधानी अल्जीरिया के तो अल्जियर्स, इथोपिया के अदीस अबाबा, घाना के अफ्रा या जिम्बाब्वे को हरारे। यही समझ लो। अब आते हैं 44 नंबर में, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अंडमान द्वीप तो होगा 10 डिग्री चैनल, ए में होगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन ज्वालामुखी है वह अंडमान में स्थित है। भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान में ही स्थित है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। कितना है ऊंचाई? तो 772 मीटर है। और अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदल दिया गया, जिसमें रॉस द्वीप, अंडमान निकोबार में जो 3 गो द्वीप था उसका नाम बदल दिया। तो पहला क्या? रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप को नाम बदलकर क्या कर दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। और नील द्वीप को अब शहीद द्वीप से जाना जाता है। जो नील द्वीप है उसको अब शहीद द्वीप से जाना जाता है। नील द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से, शहीद द्वीप के नाम से। और हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप, हैवलॉक हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं आगे। में क्या है? 45 नंबर में, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। किसका बनाए जाते हैं? तो ये तो होगा सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर का आईसी चिप आमतौर पर सिलिकॉन का बनाया जाता है। और आईसी चिप का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे ने किया था।
आईसी चिप का खोज रॉबर्ट नायस और जैक किल्वे ने किया था। और कंप्यूटर के जनक कौन है, आप लोग जानते ही होंगे, चार्ल्स बैबेज। और आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह जो कि कहाँ का है, भारत का है। और रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा कब, 1957 में। अब आते हैं 48 में। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 22 अगस्त। तो 46 का कौन सा होगा? तो 46 का होगा सी, 21 अगस्त। आतंकवाद से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग क्लास देखिएगा इसको बार बार। इसको बिहार एसएससी हो गया, अभी आ रहा है एग्जाम हाई कोर्ट का, इसमें क्वेश्चन अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका या डी मालदीव। तो सैफ अंडर 18 महिला चीफ 47 का कौन होगा? भारत ने जीता। किसने? भारत ने। उसके बाद 48 में मार्च 2022 में किसे एवल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? 2000 मार्च 2022 में एवल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा सी, डेनियल पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 देने के लिए घोषणा की गई। 49 में है पंचायती राज सम्मिलित किया गया। पंचायती राज सम्मिलित किया गया किसमें? ये होगा राज्य सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। पंचायती राज को संविधान के 7वीं अनुसूची में राष्ट्र सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 5 विषय है प्रविष्ट। इसका गठन चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का है। उसके बाद आते हैं 50 में। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को बिहार सरकार ने शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को कहाँ? मक्का में हुआ था मौलाना अबुल कलाम का जन्म। और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम का जन्मदिन था, इसी दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। इसके चलते शिक्षा दिवस बिहार के लोग मनाने लगे, बिहार सरकार ने मनवाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।